हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। वीडियो को लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसकी पूरी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी कक्षा जब भी आए तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर अभी तक आप हमारे कोई भी बैच में नहीं हैं, चाहे 1, 2, 3, 4 जिसमें भी हो, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहां व्हाट्सएप कर दीजिए, एडमी सर या कुछ भी करके आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहां आपको प्रॉपर वीडियो के बाद कुछ ही घंटों में PDF प्रोवाइड की जाती है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का हमारा टॉपिक है नगरीय निकाय व्यवस्था के जो स्तर की स्थायी समितियां गठित होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है। तो देखेंगे कि जो समितियों का कार्यकाल होता है वे पंचायत के कार्यकाल तक होता है, अर्थात जो पंचायत स्तर के कार्यकाल होते हैं मैक्सिमम 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। तो उसी प्रकार समितियों का कार्यकाल भी पंचायत के कार्यकाल तक होती है। इसके बाद है समितियों की बैठक। तो समितियों की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होती है, जिसका निर्णय कैसे लिया जाता है। तो सदस्यों के विशेष बहुमत में इसका निर्णय लिया जाता है किसी भी फैसला का। तो आइए देखते हैं कि स्थायी समितियां अलग अलग पंचायत स्तर पर किस प्रकार होती हैं। पिछले कक्षा में हमने ग्राम पंचायत स्तर की स्थायी समितियां हैं उसके बारे में देखे थे। तो आज देखते हैं नगरीय निकाय का। तो देखेंगे नगर पंचायत में 6 समितियां गठित होती है, जिसमें पहला है प्रेसिडेंट इन काउंसिल, दूसरा देखेंगे सलाहकार समिति, तीसरा वार्ड समिति, चौथा मोहल्ला समिति, पांचवा परामर्शदात्री समिति और छठवां संयुक्त समिति। जबकि नगर पालिका परिषद स्तर पे देखेंगे तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल समिति, सलाहकार समिति, वार्ड समिति, मोहल्ला समिति, परामर्शदात्री समिति और छठवां अपील समिति गठित होती है। इसी क्रम में देखेंगे नगर निगम स्तर पे मेयर इन काउंसिल, सलाहकार समिति, वार्ड समिति, मोहल्ला समिति और परामर्शदात्री समिति गठित होती है। याद रखेंगे जो नगर पंचायत है और नगर पालिका परिषद है इसमें प्रेसिडेंट इन काउंसिल है, जबकि नगर निगम में है मेयर इन काउंसिल। इसके बाद याद रखेंगे कि जो संयुक्त समिति है वह केवल नगर पंचायत स्तर पर होती है और जो अपील समिति है वह केवल नगर पालिका परिषद स्तर पर स्थायी समितियां गठित होती है। तो सबसे पहले देखते हैं नगर पंचायत की स्थायी समितियां के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखेंगे कि पहला है प्रेसिडेंट इन काउंसिल। तो इसके सभापति कौन होते हैं? तो इसके सभापति होते हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष। जबकि अन्य सदस्य कौन होते हैं? तो 5 निर्वाचित पार्षद जो किसी भी वार्ड के हो सकते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है कि नगर पंचायत के विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। देखेंगे बजट तैयार करना, उसका अनुमोदन करना, किसी भी योजना का क्रियान्वयन करना, ये सभी कार्यों का निर्णय लेने का अधिकार किनका होता है? तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल का। इसमें देखेंगे जो 5 निर्वाचित पार्षद हैं इनके लिए 5 विभाग होती हैं। तो इस प्रकार से हुए पहला समिति सपरिषद अध्यक्ष अर्थात प्रेसिडेंट इन काउंसिल। दूसरा है सलाहकार समिति। तो किनके द्वारा गठित की जाती है? तो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वे नगर पंचायत स्तर के सलाहकार समिति की गठित की जाती है।
देखेंगे कि प्रत्येक विभाग के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। कैसे? जो 5 निर्वाचित पार्षद हैं इनके लिए 5 विभाग होती है। इस 5 विभाग के लिए एक विभाग के लिए एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की जाती है। तो सलाहकार समिति में क्या है कि 3 निर्वाचित पार्षद होते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि जो सपरिषद अध्यक्ष के निर्वाचित पार्षद होते हैं वे सलाहकार समिति के पार्षद सदस्य नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? कि जो सपरिषद अध्यक्ष के सदस्य हैं वे स्वयं को सलाह नहीं दे सकते, इसलिए जो सपरिषद अध्यक्ष के सदस्य हैं वे सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो देखेंगे कि सलाहकार समिति का कार्य क्या होता है। तो सलाहकार समिति का कार्य संबंधित विभागों के कार्यकलापों, इनके जो सुझाव देने का कार्य होता है, यह सभी कार्य की जाती है सलाहकार समिति के द्वारा। यह हुआ दूसरा सलाहकार समिति। अगला देखते हैं वार्ड समिति के बारे में। तो आप जब अनुच्छेद का वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको उल्लेख मिला होगा वार्ड समिति का, जिसका उल्लेख कहाँ है 243 में। अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो देखते हैं वार्ड समिति के सदस्य कौन होते हैं। तो देखेंगे उस वार्ड के प्रत्येक निर्वाचित जो पार्षद होते हैं वे वार्ड समिति के सदस्य होते हैं। इनका गठन किस प्रकार से होता है। तो नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। तो जिस वार्ड से सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उसी वार्ड के पार्षद उस वार्ड के सदस्य होते हैं। इनके सभापति कौन होते हैं। तो सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नामित करते हैं। जो वार्ड समिति का गठित होता है, जितने भी वार्ड होते हैं उनमें से किसी एक को सभापति के रूप में नियुक्त करते हैं। जबकि जो नगर पंचायत स्तर का अच्छा ज्ञान रखते हैं उनमें 2 व्यक्तियों का मनोनयन वार्ड समिति जब गठित की जाती है तो मनोनयन अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है चौथा मोहल्ला समिति, जिसमें देखेंगे कि मोहल्ला समिति प्रत्येक वार्ड में होता है, जिसके सदस्य होते हैं संबंधित वार्ड का पार्षद। देखेंगे कि मोहल्ला समिति बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो नगरीय निकाय द्वारा प्रदाय दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के संचालन और संधारण में नागरिकों से संवाद की संस्थागत एक संस्था होती है। क्या होती है मोहल्ला समिति। तो आप जिस वार्ड में निवास रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मोहल्ला समिति जो बनी होती है वहाँ प्रत्यक्ष रूप में आप जाकर शिकायत कर सकते हैं, जिसका निपटारा जल्द ही किया जाएगा। किसके पास। तो संबंधित वार्ड के पार्षद के पास। तो यह हुआ चौथा मोहल्ला समिति। पांचवा देखते हैं परामर्शदात्री समिति के बारे में। तो परामर्शदात्री समिति, इनके सदस्य कौन होते हैं। तो इनके सदस्य होते हैं पार्षद। इनका कार्य क्या होता है। किसी भी मामले की जांच करने, रिपोर्ट देने या किसी विषय स्तों पर राय देने हेतु परामर्शदात्री समिति की गठन की जाती है। तो देखेंगे कि प्रत्येक नगर पंचायत में एक परामर्शदात्री समिति होती है। तो यह हुआ परामर्शदात्री समिति। इस प्रकार से हुए नगर पंचायत स्तर में गठित स्थायी समितियां के बारे में। अब इसके आगे देखते हैं नगर पालिका परिषद में गठित समितियां के बारे में। तो सबसे पहले है इसमें प्रेसिडेंट इन काउंसिल अर्थात सपरिषद अध्यक्ष। तो इसके सभापति कौन होते हैं। तो नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वे सपरिषद अध्यक्ष के सभापति होते हैं। इनके सदस्य कौन होते हैं। तो 7 सदस्य जो निर्वाचित पार्षद होते हैं उन्हें सपरिषद अध्यक्ष का सदस्य नियुक्त किया जाता है। जो 7 सदस्य होते हैं इनके लिए 7 विभाग बनाई जाती है। इस प्रकार
ये प्रत्येक सदस्य एक विभाग के प्रमुख होते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है? तो नगर पालिका परिषद के विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है, जिसमें बजट तैयार करना, कोई भी योजना है उसका क्रियान्वयन करना, ये सभी निर्णय लेने का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार है सपरिषद अध्यक्ष के सभापति एवं उनके सदस्यों को। दूसरा है सलाहकार समिति। तो इसका गठन किया जाता है नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के द्वारा। तो इनका कार्य क्या होता है कि प्रत्येक विभाग के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। तो जो 7 सदस्य होते हैं उनके लिए 7 विभाग की गठन की जाती है। इसी क्रम में सलाहकार समिति की नियुक्ति की जाती है। तो सलाहकार समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो इनके सदस्य 5 निर्वाचित पार्षद होते हैं। तो ये है सलाहकार समिति, जिनका कार्य यह होता है, सलाहकार समिति का कार्य संबंधित विभाग के कार्य का सलाह या सुझाव देने का कार्य होता है। तो यह हुआ दूसरा सलाहकार समिति के बारे में। अब तीसरा देखते हैं वार्ड समिति के बारे में, जिसका उल्लेख कहां पर है? संविधान के 243A में। तो नगर पालिका परिषद के गठन वार्ड समिति किनके द्वारा किया जाता है? तो नगर पालिका परिषद के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति गठित की जाती है, जिनके सदस्य उस वार्ड के प्रत्येक निर्वाचित पार्षद होते हैं। जिस वार्ड को चयन किया जाता है वार्ड समिति गठन के लिए, उस वार्ड के जो पार्षद होते हैं वे उसके सदस्य होते हैं। सभापति कौन होते हैं? तो जितने भी वार्ड मिलाकर एक वार्ड समिति बनाई जाती है, उसमें से जितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद होते हैं उनमें से किसी एक प्रमुख को सभापति के रूप में नामित करते हैं। इसके अलावा जो नगर पालिका परिषद स्तर की अच्छी जानकारी रखती हो, उनमें से 2 व्यक्तियों को मनोनयन किया जाता है। किनके द्वारा? तो अध्यक्ष के द्वारा। तो यह हुआ वार्ड समिति के बारे में। अगला है मोहल्ला समिति। तो इसके सदस्य कौन होते हैं? तो संबंधित वार्ड के पार्षद। जिस वार्ड में मोहल्ला समिति गठित होती है उसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस वार्ड के निर्वाचित पार्षद होते हैं। मोहल्ला समिति बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संवाद की जा सके। कोई भी शिकायत है, किसी भी काम को करवानी हो, तो वे पार्षद के घर न जाके जो मोहल्ला समिति गठित होती है वहां जाकर किसी भी योजना का क्रियान्वयन करने के लिए पार्षद से मांग कर सकते हैं। यही है नागरिकों से संवाद की एक संस्थागत प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, यही है मोहल्ला समिति। अगला देखेंगे परामर्शदात्री समिति है। तो परामर्शदात्री समिति क्या है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक परामर्शदात्री समिति गठित की जाती है। इसके सदस्य कौन होते हैं? तो पार्षद परामर्शदात्री समिति के सदस्य होते हैं। कार्य देखेंगे तो किसी मामले की जांच करने, रिपोर्ट देने या किसी वस्तु पर राय देने हेतु परामर्शदात्री समिति की कार्य होती है। छठवां है अपील समिति। तो इनके सभापति कौन होते हैं? नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वे अपील समिति के सभापति होते हैं। याद रखेंगे कि इनमें सदस्य के रूप में नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष और 2 निर्वाचित पार्षद होते हैं। यह हुआ अपील समिति। विषय से देख लीजिए, केवल नगर पालिका परिषद में एक अपील समिति गठित की जाती है। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं नगर निगम में गठित समितियां के बारे में। तो बाकी जगह देखेंगे कि प्रेसिडेंट इन काउंसिल होता था, जबकि नगर निगम स्तर में देखेंगे तो यहाँ मेयर इन काउंसिल होता है, अर्थात महापौर सपरिषद होती है। तो इसके सभापति कौन होते हैं? तो इसके सभापति होते हैं नगर निगम के जो महापौर होते हैं, वे महापौर सपरिषद के सभापति होते हैं। इसके अलावा इसके सदस्य कौन होते हैं? तो जो टोटल निर्वाचित पार्षद होते हैं उनमें से 20% जो पार्षद हैं वे महापौर सपरिषद के सदस्य होते हैं। इनके कार्य एवं शक्तियां के बारे में देखते हैं।
तो नगर निगम के विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। वही है किसी भी कार्य को क्रियान्वित करना हो, कोई योजना तैयार करनी हो, बजट तैयार करना हो, इन सभी कार्यों का दायित्व होता है महापौर सह परिषद के सभापति एवं सदस्यों का। तो यह हुआ पहला महापौर सह परिषद। दूसरा देखते हैं सलाहकार समिति के बारे में। तो नगर निगम के जो महापौर होते हैं उनके द्वारा सलाहकार समिति गठित की जाती है। देखेंगे कि जो प्रत्येक विभाग गठित होती है महापौर सह परिषद में जो सदस्य होते हैं उनके लिए विभाग गठित की जाती है। तो प्रत्येक विभाग के लिए एक सलाहकार समिति गठित की जाती है, जिनमें देखेंगे सलाहकार समिति के लिए 7 निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि जो महापौर परिषद के सदस्य होते हैं जिसमें 20% हैं, उसमें से कोई भी निर्वाचित पार्षद सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि महापौर जो सह परिषद है उनके सदस्य स्वयं को सलाह नहीं दे सकते। इसलिए सलाहकार समिति में जो महापौर सह परिषद के सदस्य होते हैं उनको छोड़कर कोई दूसरा सदस्य होते हैं, जिनमें सलाहकार समिति में देखेंगे कि 7 निर्वाचित पार्षद होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो सलाहकार समिति का कार्य संबंधित विभाग के कार्यक्रमों का सलाह या सुझाव देने का कार्य होता है। तो यह हुआ सलाहकार समिति के बारे में। अब इसके आगे देखते हैं वार्ड समिति के बारे में। तो वार्ड समिति में देखेंगे नगर निगम के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति गठित की जाती है। इसके सदस्य कौन होते हैं? तो जिस वार्ड से गठित की जाती है उनके निर्वाचित पार्षद इनके सदस्य होते हैं। सभापति में देखेंगे तो सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नामित करते हैं वार्ड समिति के सभापति के रूप में। मनोनयन देखेंगे कि 2 व्यक्तियों को मनोनयन किया जाता है अध्यक्ष के द्वारा, जिनमें देखेंगे कि उन्हें नगर निगम स्तर की अच्छी जानकारी हो। उन्हीं व्यक्तियों को वार्ड समिति के मनोनयन के रूप में 2 व्यक्तियों को चयन किया जाता है। अगला देखते हैं मोहल्ला समिति के बारे में। तो इनके सदस्य कौन होते हैं? संबंधित वार्ड के पार्षद। जिस वार्ड में मोहल्ला समिति गठित की जाती है उस वार्ड के जो निर्वाचित पार्षद होते हैं वे मोहल्ला समिति के सदस्य होते हैं। तो इसको गठित करने का उद्देश्य क्या होता है? तो नगर निकाय द्वारा प्रदाय की जाने वाली जो सेवाएं और सुविधाओं का संचालन और संधारण में नागरिकों से संवाद की एक संस्थागत व्यवस्था है। वही है जिसको हम नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में देखे हैं कि कोई भी व्यक्ति को शिकायत करनी है, योजना को क्रियान्वित करने के लिए पार्षद को बोलना है, तो उसके घर न जाकर जो मोहल्ला समिति गठित होती है वहां आप प्रत्यक्ष रूप में जाकर शिकायत कर सकते हैं। 5वां देखेंगे तो 5वां है परामर्शदात्री समिति, जिसमें देखेंगे परामर्शदात्री समिति। तो इसके सदस्य कौन होते हैं? तो इसके सदस्य होते हैं पार्षद। इनका कार्य क्या होता है? तो किसी मामले की जांच करने, रिपोर्ट देने या किसी वस्तु पर राय देने हेतु प्रत्येक नगर निगम में परामर्शदात्री समिति होती है। जितने भी समितियां गठित होती है उनको राय देने के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम में परामर्शदात्री समिति गठित की जाती है, जिनका कार्य केवल होता है सुझाव देना, रिपोर्ट तैयार करना, जांच करना और विभिन्न जो योजना है उन पे राय अपना प्रस्तुत करना। तो ये हुआ परामर्शदात्री समिति के बारे में। तो इस तरह से हुए नगरीय निकाय स्तर के जो स्थायी समितियां गठित होती हैं उसके बारे में। तो आज पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था का क्लास कंप्लीट होता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां जाकर एडमिन से आप संपर्क कीजिए, आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां प्रॉपर रूप से वीडियो के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड की जाती है।
तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।